एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको भारतीय दार्शनिकों ने शिक्षा के बारे में क्या क्या उसके माध्यम से शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया था। इस सेकंड वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे, कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों की परिभाषाएं देखेंगे कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो शिक्षा का जो कार्य था प्लेटो के अनुसार, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। क्योंकि आदर्शवाद ने व्यक्तित्व के विकास पर और व्यक्तित्व के उन्नयन पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, तो इसलिए शिक्षा का काम होना चाहिए कि वो व्यक्ति के उन्नयन के लिए उसके शरीर के उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर पूरा फोकस करे, और दूसरा आत्मा को पूर्णता प्रदान करना वो तभी संभव है जब जो व्यक्ति को आत्म अनुभूति हो सके। और आत्म अनुभूति के लिए वो अपने जो 4 सोपान हैं, जो आपके शारीरिक स्व, सामाजिक स्व, बौद्धिक स्व और आध्यात्मिक स्व को जब प्राप्त कर लेगा तो उस आत्मा को पूर्णता प्रदान हो जाएगी। तो उस सारी चीज़ को प्लेटो ने इस डेफिनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। दूसरा, अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यानी कि अब आप देखिए, जो प्लेटो थे वो भी मन शरीर की बात कर रहे हैं, इनके स्वस्थ शरीर की, लेकिन लिखा नहीं है स्वस्थ शरीर। यहाँ उनका कहने का तात्पर्य ये था कि फिजिकल डेवलपमेंट। अरस्तु का डेफिनेशन सीधा आ रहा है कि अगर बालक का शरीर हेल्थी रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी हेल्थी होगा। अब शिक्षा की व्यवस्था इस तरह की जाए ताकि बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो, और फिज़िकल डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ साथ उसका जो है कोई टेंशन होगी नहीं। जब फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो, उसका करेक्टर डेवलपमेंट भी हो, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो। ये जब सारी चीज़ें होंगी, इसका तभी है उसका स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर का मतलब नहीं है लंबे तगड़े चौड़े, उसका मतलब है कि आपका माइंड बिल्कुल पीस में हो, किसी तरह की टेंशन ना हो। तो वो तभी संभव है जब वो किसी बालक का सोशल, मोरल, करेक्टर, मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से हो। तो अगर ये चीज़ें सही तरीके से चलती हैं तो उसका जो माइंड है वो भी स्वस्थ रहेगा और वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकेगा। तो अरस्तु कहते थे शिक्षा की व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए ताकि बच्चे का जो माइंड है वो आपका बिल्कुल ही स्वस्थ रहे, और वो तभी संभव है जब वो बिल्कुल ही फिज़िकली हेल्थी होगा। अब जो है आपकी जो से पेस्थोलॉजी, जिन्होंने कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किया। रूसो ने तो शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड करा था और पेस्टोलॉजी ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किया था। इनका कहना था व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यानी कि बच्चे में जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ इनहेरेंट पावर होती हैं, उन पावर्स का ही हमें एक सही दिशा देनी है, उनका एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव वे में उसका डेवलपमेंट करना है। अब यही डेफिनेशन से समझ आ जाता है कि वो चाह रहे थे कि हम बालक की जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, उसकी स्वाभाविक रुचियाँ हैं और स्वाभाविक उसकी अभिवृत्ति है, उसके अकॉर्डिंग हम बालक को शिक्षा दें, तभी उसका विकास सही दिशा में होगा। अब हर्बर्ट स्पेंसर, इनका कहना था शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। वही कि बच्चे में जो इनर पावर होती हैं, उन इनर पावर का समझाते हुए बच्चों में कि उसकी क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्षमताएं हैं, उसको ये बताते हुए हम उसको जब वो अपना जीवन स्टार्ट करे, एजुकेशन के बाद वो जब समाज में आए तो वो कैसे अपनी उन योग्यताओं के साथ सामाजिक जीवन में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाएगा। वही था हर्बर्ट स्पेंसर का कहना कि यही काम एक ही है जो शिक्षा कर सकती है। अब कांट का भी लगभग यही था कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है और शिक्षा का काम है, एजुकेशन का काम, कि हर व्यक्ति की क्षमता को पहचाने और उस क्षमता को पहचानते हुए उसको हम उसका जो है एक डेवलपमेंट प्रॉपर वे में करें, एक उसकी लाइफ को एक परफेक्शन दें ताकि वो अपने जीवन को सामाजिक जीवन के साथ एक हारमोनियस एडजस्टमेंट स्थापित कर सकें।
अब ये जो डेफिनेशन है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी डेफिनेशन भी हैं एजुकेशन की, लेकिन ये कुछ प्रमुख डेफिनेशन थी जिसके माध्यम से शिक्षा को समझाने का पाश्चात्य दार्शनिकों ने प्रयास किया। लेकिन सभी का कहना लगभग यही है, चाहे भारतीय दार्शनिक हो और या पाश्चात्य दार्शनिक हो, शिक्षा वही है जो बालक में निहित जो शक्तियाँ हैं उनको पहचाने और उनको पहचानते हुए बालक का एक सही दिशा में विकास कर सके। अब शिक्षा की प्रक्रिया की विशेषताएं, क्योंकि एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा, मतलब बाइपोलर। इसमें दो ही लोग होते हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। रॉस ने कहा था इस बारे में, रॉस ने भी कहा, लगभग भी यही कहना था, लेकिन उन्होंने कहा था कि शिक्षक और शिक्षार्थी चुंबक के दो ध्रुवों के समान है। फिर सेकंड, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया मतलब ट्राइपोलर प्रोसेस, ये कहा आपका जॉन डीवी ने। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तीसरा जो उनका पोल था वो था पाठ्यक्रम, करिकुलम। अब जॉन डीवी ने क्योंकि सामाजिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम वही माध्यम है जिसके माध्यम से हम बालक को जो हमारे समाज में चल रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि शिक्षार्थी और शिक्षक का। अब शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे वैदिक काल में आपकी मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा हुई, बौद्ध काल में आपकी निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा उद्देश्य हो गया, मुगल काल में आपका जो शिक्षा का उद्देश्य था, क्योंकि मुगल भारत से आए थे, उनका मेन था राज्य का विस्तार करना। फिर आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में जो शिक्षा नीति बनी, उस शिक्षा नीति का काम था कि कैसे हम भारतीयों को क्लर्क बनाएं। तो उन्होंने सिर्फ जो भी शिक्षा व्यवस्था की वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था थी भारतीयों को क्लर्क बनाने की, और वो इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और वही शिक्षा नीति आपके आज भी भारतीय मानसिकता पर दिखाई देती है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी। अगर समाज आपका आध्यात्मिक है तो शिक्षा आध्यात्मिक होगी, समाज भौतिक है तो शिक्षा की प्रक्रिया भी भौतिक होगी। तो लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे समाज है, समाज का स्वरूप बदलता जा रहा है, शिक्षा की प्रक्रिया बदलती जा रही है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा ऐसी हो जो कि बालक को एक निश्चित दिशा तक ले जा सके। जो भी हम एजुकेशन प्लान की जाती है तो वो इस तरह प्लान की जाती है, बिल्कुल ही प्लान्ड होती है, और उसका एम होता है हर क्लास को जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उस कंटेंट को प्लान लिखा जाता है, और उसका एम होता है कि इसके पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीख पाएगा। तो यहाँ सुनियोजित उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का प्रक्रिया का मतलब है कि बालक शिक्षा प्राप्त करे और समाज में आए तो समाज में रहते हुए वहाँ के नियम कानूनों को मान सके और अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत कर सके। शिक्षा संकुचित प्रक्रिया भी कही है। जो आपको विद्यालय में प्राप्त होती है शिक्षा, वो एक आपकी नैरो एजुकेशन है, क्योंकि निश्चित टाइम होता है आपका, निश्चित करिकुलम होता है, और निश्चित आपका पीरियड्स होते हैं, कितने मिनट के पीरियड होते हैं, सब चीज़ें फिक्स संकुचित प्रक्रिया कह देगा। इसलिए तो जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है वो आपकी नैरो एजुकेशन है। शिक्षा व्यापक प्रक्रिया है, यह मतलब माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है आपकी? व्यापक। तो जो शिक्षा है वो माँ के गर्भावस्था शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति की मृत्युशैया पर होता है तब तक वो शिक्षा उसकी निरंतर चलती रहती है। तो हम किसी न किसी माध्यम से सीखते रहते हैं। जो संकुचित प्रक्रिया में तो आप विद्यालय शिक्षा है जो कि एक निश्चित समय पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन व्यापक प्रक्रिया में जो शिक्षा होती है वो आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है और आपकी नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। इसी तरह आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक यानी कि संकुचित शिक्षा जो कि आपको विद्यालय में मिलती है। इनफॉर्मल मतलब आपकी अनौपचारिक ये शिक्षा आपको कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मिल सकती है। नॉन फॉर्मल जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी से जो आपको एजुकेशन मिलती है
जिसमें कि आपको जो फॉर्मल शिक्षा प्रक्रिया के बिल्कुल ही अपोजिट होती है। उसमें आपको स्टूडेंट्स को मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है, डिग्री प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसमें कोई आपका निश्चित समय अवधि नहीं होती कि आपको इस कोर्स को कितने समय में पूरा करना है। शिक्षा का दूसरा प्रकार दे दिया गया इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। अगर हम एक ही बालक को शिक्षा दें देखिए तो वो इंडिविजुअल हो गई, और कलेक्टिव अब हम एक पूरी क्लास को शिक्षा दें, सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाए, वो हो जाती है आपकी कलेक्टिव या सामूहिक। एक शिक्षा कह दी कि जनरल है, स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा जो कि लगभग 10th तक सभी बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, सामान्य एजुकेशन होती है, हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दक्षता हासिल करना, विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना, वो होती है आपकी स्पेसिफिक। जैसे इंटर के बाद कोई आईटी में चला जाता है, कोई मेडिकल में चला जाता है, आपका कोई टीचिंग लाइन में बीटीसी के माध्यम से चला जाता है, और जो अब 4 ईयर का बीएड होगा उसमें इंटर के तुरंत बाद ही स्टूडेंट्स बीएड बीटीसी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये जो 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम आएगा। तो जनरल जो शिक्षा सभी बच्चे प्राप्त करते हैं, और विशिष्ट ये वो वाली शिक्षा जो जिसमें बच्चे की क्षमता होती है, उस क्षमता के ही क्षेत्र में बालक जब अपनी शिक्षा पूरी करता है वो हो जाती है आपकी स्पेसिफिक। एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अगर कहें इसे फॉर्मल भी कह सकते हैं, जब आमने सामने बैठकर शिक्षा दी जाए, जैसे स्टूडेंट और टीचर जब देते हैं, तो वो शिक्षा हो जाती है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। फॉर्मल शिक्षा को आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट इनफॉर्मल जो शिक्षा व्यवस्था इनडायरेक्ट वे में किसी के माध्यम से भी प्राप्त आपको हो सकती है। कोई भी बालक चलता हुआ, कोई भी छोटा व्यक्ति, कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी आपका सेम एज का व्यक्ति भी आपको इनडायरेक्ट वे में कोई भी सीख दे सकता है। एक एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन मतलब प्रौढ़ शिक्षा, जब जो हमारे भारत में है, या कॉन्सेप्ट भी है, 15 से 35 वर्ष के जो बीच के होते हैं उन्हें बोला जाता है एडल्ट। तो अगर किसी कारणवश वो विद्यालय नहीं जा पाते, तो फिर जो वो व्यक्ति होते हैं किसी काम में लग जाते हैं, तो इवनिंग क्लासों के माध्यम से उनको जो एजुकेशन दी जाती है वो होती है आपकी एडल्ट एजुकेशन। और एक होती है कंटिन्यूइंग सतत शिक्षा। ये शिक्षा जो है कि हम जो भी नए नए कौशल आ रहे हैं उन कौशलों को सीखें, यानी कि नॉलेज को अपडेट करते रहें, तो वो होती है आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा। निरंतर अपने को अपडेट करते रहना, अपने स्किल में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनको अपडेट करते रहना, उनको जानते रहना, ये हो जाती है आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो ये एजुकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों की एजुकेशन क्या है। तो जो भी जब हम पढ़ेंगे एजुकेशन का रिलेशन सोशियोलॉजी से, या एजुकेशन का रिलेशन हम टेक्नोलॉजी से, तब हम इस एजुकेशन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम तब सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।